अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू और ये द रिव्यू का खुसूसी एडिशन है क्योंकि आप इस वक्त देख सकते हैं मेरे अकब में आपको सिर्फ पानी नज़र आ रहा है और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध के ज़िला खैरपुर में। खैरपुर उन सिंध के अजला में से शामिल है जहाँ पर सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही मची है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये इलाका है कोट डीजी का और हमें इस जगह पर पहुँचने के लिए ज़ाहिर है कि कश्ती की ज़रूरत पड़ी क्योंकि यहाँ पर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे जितनी जो आबादियाँ हैं इस वक्त सैलाब की वजह से मुतासिर हैं और यहाँ पर कश्ती के अलावा और कोई रास्ता नहीं है आने का। आप इस वक्त देख भी सकते हैं ये जो मनाजिर हैं इस वक्त कोट डीजी खैरपुर के हैं और ये जो मनाजिर आपके सामने इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं एक जंगला और आपको एक यहाँ पे ग्रिल नज़र आ रही है लोहे की। ये यहाँ पर कोट डीजी का क्रिकेट का स्टेडियम है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा पानी है इस वक्त कोट डीजी के क्रिकेट स्टेडियम में पानी से ये भरा हुआ है ज़ाहिर है। और उसके साथ आप ये देख सकते हैं कि जो मकामी आबादियाँ हैं वो अभी भी पानी में घिरी हुई हैं। सबसे जो हैरान कुन बात ये है कि ये जो ज़्यादातर यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है ये जो गैर मामूली बारिशें हुई हैं इस दफ़ा मानसून की ख़ुसूसी तौर पर सिंध में उसकी वजह से और अब तकरीबन 10-12 दिन हो गए हैं कि मज़ीद बारिशें नहीं हुई और अभी तक इन बारिशों का पानी जो है वो सिंध के अजला में ख़ास करके खैरपुर का जो ज़िला है वहाँ पे मौजूद है। और आप ये भी देख सकते हैं कि ना सिर्फ इन बारिशों ने मकामी आबादियों को नुकसान पहुँचाया, क्रिकेट स्टेडियम का मैंने आपको पहले ही बताया कि वो भी इस वक्त पानी में डूबा हुआ है, बल्कि जो तारीख़ी विरसा है उसको भी नुकसान पहुंचा है। अगर आप देख सकें तो आपको एक किला नुमा चीज़ नज़र आ रही होगी, ये तारीख़ी कोट डीजी का किला है और ये कोई 17वीं 18वीं सदी में बना था और खैरपुर की जो तारीख़ है ये बाकायदा एक रियासत थी और एक ऐसी रियासत थी जो इसका बड़ा एक नाम था, अपना इनका एक सिक्का चलता था। आज ये जो रियासत है ये जो इलाका है बेशतर जो है वो पानी में डूबा हुआ है और जो बेशतर इसकी आबादी है वो मुंतज़िर है ना सिर्फ हुकूमत की जो मुखय्यर हज़रात हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर उनकी इमदाद की मुंतज़िर है क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पर लोगों के घर तबाह हुए हैं बल्कि लोगों का जो रोज़गार है वो भी छिन गया है और इसी तरह से और भी बहुत से लोग इसमें मुतासिर हुए हैं। तो आगे चल के हम प्रोग्राम में ज़रूर इसमें मज़ीद आपको बताएंगे कि कितने नुकसानात हुए हैं इन सैलाबों की वजह से सिंध के अजला में और ख़ास करके खैरपुर के इलाके में। जी, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम एक कश्ती में सवार हैं और ये जो इलाका मेरे इर्द गिर्द आप देख रहे हैं ये खुश्क इलाका था आज से चंद रोज़ चंद हफ्ते पहले और अब आपको एक ये झील का मंजर पेश कर रहा है। इधर आने का और कोई तरीका नहीं है सिवाय कश्ती के और हम कश्ती में अभी इन आबादियों को देखते हुए जा रहे हैं। और ये जो अभी जगह गुजरी है हमने पहले भी आपको बताया था, ये क्रिकेट स्टेडियम था जहाँ से हम गुजरे हैं और ये तमाम एरिया जो है बारिश से पहले बिल्कुल खुश्क था। और ये आप देख भी सकते हैं, अगर आप देखें तो ये क्रिकेट स्टेडियम की अगर बात करें तो ये एक पवेलियन है, अभी भी सामने देख सकते हैं कि ये आधा तो पानी में डूबा हुआ है, कुछ जगह बाकी है लेकिन बाकी आप देख सकते हैं उसकी जो बाउंड्री वॉल है ऑलमोस्ट पानी के अंदर है। तो ये इस वक्त सिचुएशन है। ये कोट डीजी खैरपुर ज़िले का इलाका है और इस वक्त आप ये मनाजिर देख रहे हैं कि सैलाब की वजह से क्या सूरत हाल है। और जब सबसे अजीब बात है कि 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे बारिश रुक गई है लेकिन पानी की सतह किसी तरह से भी कम नहीं हो रही। और ये जो सैलाब है इसकी वजह से ना सिर्फ ज़ाहिर है कि आबादी मुतासर हुई है, लोगों के घर गिरे हैं, लोगों का मुआश जो है वो ख़त्म हुआ है। यहाँ पे सरकारी जो इमारतें हैं वो भी ज़ाहिर है उनको नुकसान पहुँचा है। इवन जो तालीम के इदारे हैं वहाँ पे भी उनको नुकसान पहुँचा है, लोगों की तालीम में हर्ज भी हुआ है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कोट डीजी जो डिग्री कॉलेज है यहाँ का, उनके प्रिंसिपल
جاوید رسول صاحب. تو ان سے بات کرتے ہیں کہ جو کالج بھی متاثر ہوا ہے. تو جاوید صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے بتائیں کہ ایک تو کالج بھی آپ کا میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ قریب ہی ہے, کیا وہاں پہ نقصان ہوا ہے؟ ظاہر ہے پانی کے اندر ہے تو ظاہر ہے بچے تو پھر اسکول نہیں آ رہے ہوں گے. جی بالکل, یہاں پہ تعلیم کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. جب سے بارشیں ہوئی ہیں اس وقت سے پانی کالج کے اندر داخل ہو گیا, کھڑا ہو گیا ہے پانی. بالکل تعلیم کا نقصان ہے. اور بلڈنگ میں کافی دفعہ کافی چینلز پہ میں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ناقص میٹیریل استعمال ہوا ہے. اب جو یہ پانی کھڑا ہے 15-20 دن سے, تو یہ بتائیں کیا کہ بلڈنگ وہ گر گئی ہے, اسے نقصان پہنچا ہے؟ ابھی سلامت ہے لیکن بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. ہم اندر جا نہیں سکتے بلڈنگ میں کیونکہ پانی اتنا زیادہ ہے وہاں پر. اور بغیر کشتی کے یہ آپ لوگ آئے ہیں تو ان کی وجہ سے یہاں پہ میں کالج کا ایک وزٹ میں نے کیا ہے. اور یہ کرکٹ اسٹیڈیم تھا جو آپ نے پہلے بتایا تھا, ہمارے بچے یہاں پہ کھیل کھیلتے تھے, گیم کھیلتے تھے کچھ دن پہلے. اب تو نہ تعلیم ہے نہ کھیل ہے, تو اب سمجھ میں نہیں آتا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی الٹرنیٹ بلڈنگ دی جائے تاکہ ہم لوگ اپنی کلاسز لے سکیں. لوگ یہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی کوئی کلاسز نہیں ہو رہی ہیں بالکل. جب پانی 6 فٹ کھڑا ہو تو کلاس کہاں ہو سکتی ہے, بچے کس طرح آ سکتے ہیں؟ ہم چاہ رہے ہیں کوئی ہمیں الٹرنیٹ بلڈنگ دے دیں تو ہم بچوں کو وہاں پہ پڑھائیں. باقی آن لائن کلاسز گورنمنٹ کہہ رہی ہے, لیکن یہاں پہ بچوں کے پاس موبائل فون نہیں ہے, موبائل نیٹ سسٹم نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, تو آن لائن کلاسز کس طرح ہم چلا سکتے ہیں؟ اچھا, یہ تو ہم نے باقی علاقے کا بھی دورہ کیا تو ایک شکایت جو ہمیں نظر آئی ہے کہ اس طرح سے حکومت کی طرف سے امداد نہیں پہنچی. کچھ کیمپس بنے ہوئے ہیں, جو مخیر حضرات ہیں, چیریٹی آرگنائزیشن ہیں, وہ تو مدد کر رہے ہیں, سرکار کی طرف سے کوئی امداد نہیں آ رہی. تو آپ کو ابھی تک, ظاہر ہے کہ یہ سرکاری آپ کا کالج ہے, سرکار کی طرف سے کسی نے ابھی تک آپ کو اپروچ کیا کہ لوگوں کی, بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے, یا ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا آپ سے؟ جی کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا, لیکن سیکرٹری کالجز اور منسٹر ایجوکیشن ایک لیٹر نکلا ہے کہ آپ لوگ آن لائن کلاسز ان ایریاز میں چلائیں. لیکن یہاں پہ تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کوئی ممکن نہیں ہے کہ آن لائن کلاسز چل سکے. وہ تو اچھی سٹی ہوتی ہے جہاں پہ لوگوں کے پاس موبائل فیسلٹی ہو, نیٹ ہو. یہاں پہ تو نہ لائٹ ہے نہ موبائل ہے, تو آن لائن کلاسز کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. اور کالج کے اندر 6 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے. یہ کالج نہیں, یہ پیچھے جو نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل, یہ ہمارا کالج ہے. یہ کالج ہے, ہاں یہ کالج کی بلڈنگ ہے. یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت جو ہے, ہمارے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ کوٹ ڈگری کالج ہے. اور بالکل جو جاوید صاحب درست فرما رہے تھے کہ یہاں پہ بچے کہاں سے آ سکتے ہیں, آلموسٹ یہ ڈوبا ہوا ہے اس وقت پانی کے اندر. اور رہی بات کہ جی آن لائن کلاسز, کیونکہ ہم بھی یہاں پہ آئے ہیں, ایک تو یہاں پہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کوئی اتنی پاورفل ہے نہیں, کمیونیکیشن جو نیٹ ورک ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے. اور یہ توقع رکھنا کہ جی بچے جو ہیں وہ آن لائن تعلیم حاصل کریں گے, یہ بھی ایک میرے خیال میں ایک ناممکن سی بات لگتی ہے. دوسرا ظاہر ہے جاوید صاحب یہ بتائیں, کیونکہ آپ تو اس علاقے کے ہیں, بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, ہم اسلام آباد میں یہ بات سنتے ہیں کہ یہ جو بارشیں ہوئی ہیں یہ جو غیر معمولی ہیں, مطلب 40 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے. تو کیا واقعی یہ بارشیں اتنی غیر معمولی تھیں کہ یہاں پہ جو لوکل اتھارٹیز ہوں یا جو پروونشل اتھارٹیز ہوں وہ کوئی بھی ایسے اقدامات نہیں کر سکتے تھے, اس تباہی سے نہیں بچا جا سکتا تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل, بارشیں تو بالکل اس طرح ہے. میری 60 سال ابھی میں ریٹائر ہونے والوں ایج ہے. میں نے اپنی زندگی میں اتنی بارشیں اور اتنی تیز بارشیں نہیں دیکھیں, اور اتنا زیادہ فلڈ اس ایریے میں کبھی نہیں ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ ہم لوگ کھلم کھلا یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اداروں کی کوتاہیاں ہیں. اگر وہ لوگ جس طرح موسمیات والے بتا رہے تھے کہ تیز بارشیں کچھ لے لیتے, کم از کم 30-40% پانی نکل جاتا, کچھ بچاؤ ہو سکتا تھا. لیکن ان ایکسپیکٹڈ ہے, اتنی تیز اسپیڈ میں بارشیں ہوئی ہیں جن کا کوئی تصور بھی کوئی آدمی نہیں کر سکتا تھا. یہ بات بھی ماننے کی ہے, اور یہ بات بھی ماننے کی ہے کہ سٹیز ایریا میں کہیں پہ صفائی نہیں ہوئی, نالے صاف نہیں ہوئے, کوئی کام نہیں ہوا. یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے. اور بارش ان ایکسپیکٹڈ اتنی تیز, یہ بھی ایک حقیقت ہے. یہ بھی دیکھیں جی کتنی مشکل اس وقت آپ صورتحال ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ کانٹوں والی جھاڑیاں ہیں, یہاں سے آنا, اور یہ ابھی بھی جو لوکل جو رہتے ہیں یہاں پہ, جن کے ابھی بھی وہ گھر ہیں, تو ان کشتیوں کے ذریعے ہی جو بھی سامان وغیرہ انہوں نے پہنچانا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے وہ جاتے ہیں. تو نقصان کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ یہ کوٹ ڈگی ہے, یہ ایک ایریا ہے, اور یہ کالج کی اگین آپ دیکھیں جو کوٹ ڈگی کا جو ڈگری کالج ہے ڈگی کا, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں سے یہاں پہ جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس آئیں گے. تو کافی جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ دشوار گزار راستے ہیں, کیونکہ یہاں سے آنا, اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ نقصان بھی ہوا ہے. یہ لوگوں کا معاش جو ہے, اب وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں یہ کھجور کے گھر تو یہاں پہ ڈوبے ہوئے ہیں ہی ہیں,
यहाँ पर जो फसलें हैं वो भी तबाह हुई हैं, ख़ास करके जो खजूर के दरख्त हैं और खजूर वो उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और आगे चल के हम बात भी करेंगे कि खैरपुर जो ज़िला है वो सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा खजूरें जो हैं वो यहाँ पे पैदा होती हैं। तो हम आपको आगे चल के ये भी बताएंगे कि ये जो सैलाब आए हैं इसकी वजह से जो खजूर की फसल है उसको कितना नुकसान हुआ है। तो ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि कितना इन सैलाबों ने, ये जो फ्लड्स आए हैं, कितना नुकसान पहुँचाया हर तरह से सिंध के अंदर। प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोट डिजी, ये इलाका है ज़िला खैरपुर सिंध का, और जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये एक मेक शिफ्ट टेंट यहाँ पे बनाया गया जहाँ पे सैलाब मुतासरीन को जो आर्जी तौर पर जगह दी गई है। यहाँ पर बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या अभी पेश आया है। कुछ देर पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस कैंप में एक 3 साला बच्ची जो है वो जहाँ भाग हो गई है। अब जब हम यहाँ पे आए तो जब देखा लोगों ने कि मीडिया यहाँ पे आया है तो ये भागते हुए हमारी तरफ आए और उनका ये कहना था, बल्कि एहतजाज भी कर रहे थे कि उन्हें यहाँ पर आर्जी तौर पर किसी फलाई तंजीम ने कैंप तो प्रोवाइड किए हैं लेकिन ना खुराक दी जा रही है, ना यहाँ पे पानी की सहूलत है, ना किसी और तरह की उनको सहूलत दी गई है, जिसके नतीजे में बच्चे यहाँ पे बीमारियों का शिकार हैं। और उसके नतीजे में जो एक 3 साला बच्ची है वो बदकिस्मती से जहाँ भाग हो चुकी है। अब ये लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस बच्ची की मैयत के साथ यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त तक इस बच्ची को नहीं दफनाएंगे जब तक यहाँ पर कोई सरकारी जो एहलकार हैं वो आ नहीं जाते, उनके मुतालबात को सुनते नहीं हैं, उनको जो ज़रूरी अशिया हैं वो प्रोवाइड नहीं करते। ये इलाका बुनियादी तौर पर मंजूर वसान साहब का है जो सिंध हुकूमत के मुशीर भी हैं, और खैरपुर के अंदर जो फ्लड का जितनी भी जो एक्टिविटीज़ रिलीफ की हो रही हैं उनके इंचार्ज भी हैं। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि उनको अभी तक मदद उस तरह की नहीं मिली। तो काफ़ी अफसोसनाक यहाँ पर सीन्स हैं। ये देखें कि यहाँ पर ये बच्ची की जो 3 साला बच्ची है उसकी मैयत वहाँ पे मौजूद है, और जो बच्ची के वालिदैन हैं वो काफ़ी निढाल हैं, काफ़ी परेशान हैं, और क्योंकि उनका ये कहना है कि एक तो इन सैलाब की वजह से, बारिशों की वजह से उनके घर तबाह हुए, और दूसरा अब उनकी जो 3 साला बच्ची है वो भी इस दुनिया से चली गई है। तो कुछ लोगों से यहाँ पे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। तो आप ज़रा बताएंगे कि इस बच्ची की हलाकत कैसे हुई है, क्या वजह बनी? हलाकत का ये सबब है कि हमारे जो कैंप्स में यहाँ पे जो लोग जिनके घर बेघर हो गए हैं बरसात की वजह से, सैलाब की वजह से, इनका छत नहीं है रहने के लिए। असल ज़िम्मेवार इस बच्ची के मौत की हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध है, और हमारा यही मुतालबा है कि जो हमारे यहाँ DHO है, MPs, MNAs हैं, ये उनके ऊपर FIR काटी जाए। अभी बरसात हो चुकी, बरसात ख़त्म हो गई, जो अभी हमारे ये बच्चे बूढ़े ज़ईफ़ जो इधर कैंप्स में रह रहे हैं, अभी और हलाकतें होंगी। हमारे आप दूसरे कैंप्स विज़िट करेंगे, अभी काफ़ी बीमार बच्चे उधर रह रहे हैं, लेकिन कोई हेल्थ की सहूलत नहीं, कोई मेडिकल की यहाँ पे सहूलत नहीं है। खुसूसन गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो यहाँ पे खाना, राशन वगैरह देने में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। ये टेंट्स जो लगाए हैं हमारे किसी NGOs ने लगाए हैं और किसी प्राइवेट इदारों के लगे हुए हैं। राशन प्रोवाइड करना, कैंप्स प्रोवाइड करना और इनको फूड और मेडिकल की सहूलत देना गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है। हमारा पूरा शहर अभी तक, ये बताएं तो अभी तक कोई भी हुकूमत की तरफ से आपको खाने पीने की अशिया कोई भी अभी तक नहीं मिली आपको? नहीं, बिल्कुल ही कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा, कोई अफसर जो यहाँ के नुमाइंदा अफसर हैं, इंतजामिया हैं, वो यहाँ पर कोई SDM मुख्तियार कार यहाँ पे कोई नहीं आया है। अभी काफ़ी बच्चे हैं जो बीमार हैं, अभी और ये अलमिया और ज़्यादा जन्म लेगा और मजीद ये तो हर जो कैंप के अंदर कोई डॉक्टर मौजूद होता है, कोई एक इस तरह का कैंप बनाते हैं, तो क्या इस जगह पे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे जो हैं वो और भी बीमार हैं, तो यहाँ पे कोई इस कैंप में डॉक्टर वगैरह नहीं आता, या
करीबी कोई इस तरह का क्लिनिक नहीं है कि जहाँ पे हुकूमत की तरफ से किसी और इदारे की तरफ से आपको सहूलत फराम की गई हो कि बच्चों को आप दिखा सकें डॉक्टर्स को? नहीं, यहाँ पे SIUT की डॉक्टर अदीब रिजवी की तरफ से 2-3 दिन यहाँ पे कैंप जो था वो चला है। अभी क्योंकि दूसरे इलाके भी सिंध के मुतासिर हैं और वो 2 दिन के बाद यहाँ पे आते रहते हैं, वो अपने तरफ से अद्वियात देते हैं, लेकिन वो हमारे अपने सोर्सेज की वजह से देते हैं। गवर्नमेंट का जो यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट है, खुसूसन तालका हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, यहाँ के मेडिकल अफसर हैं, वो अभी तक किसी कैंप पे नहीं आए। नहीं, जो हम लोग पानी पी रहे हैं वो टेस्टेड वाटर भी नहीं है और ये भूख और बीमारी की वजह से और डिजास्टर होगा और लोग मरेंगे यहाँ पे बूढ़े। जी बहुत शुक्रिया। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। आपने सुना ये एक जो मुतासरा शख्स थे वो कह रहे थे कि अभी तक यहाँ पर उनको हुकूमत की तरफ से उस तरह इमदाद नहीं दी गई और उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि अगर उनको इमदाद नहीं मिलती तो खुदा न खास्ता फिर मज़ीद जो है ये सानिया जो गंभीर हो जाएगा, मज़ीद अमवात होने का खदशा है। तो कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से भी यहाँ पे बात करते हैं कि उनसे पूछें कि क्या यहाँ पे हालात हैं। तो आप बताएं कि सबसे पहले तो आपका जो इलाका है, क्या वो घर आपके तबाह हो गए हैं? जितने जो यहाँ पे लोग आए हैं, यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, कहाँ से लोग आए हैं आप लोग? सर यहाँ से हम कोटमंगलो शहर से आए हैं, कोई साइड से आया है, कोई कहाँ से आया है। सबके घर जो है पानी में गिर गए। मेरा अपना घर था वो भी गिर गया है, इतना पानी मेरे घर में खड़ा हुआ है। तो जब मैं एसी साहब के पास जाता हूँ वो मुझे डांट के बाहर निकाल देता है, बोलता है कोई इमदाद नहीं, कोई चीज़ नहीं मेरे पास, निकलो, क्यों आए हो? मैं खुद एसी साहब के पास गया हूँ, मैंने बोला मेरा घर गिर गया है, मुझे टेंट दे दो। मुझे बोला इधर टेंट है मेरे पास, देखो मेरे कमरे में ढूंढो कहाँ है। मैंने कहा सर हम तो डूबे हुए हैं, आपके पास आएंगे ना, अब यहाँ हद के ऑफिसर हो, किसके पास जाएंगे? बोला नहीं मेरे पास, जाओ निकलो। ऐसे डांट के निकाला, ये हद का ऑफिसर है। हम डूबे हुए हैं, लूटे हुए हैं, हम घर बार छोड़ के रोडों पे और टेंटों में आके सोए हैं। हमारे पास होता तो हम क्यों निकलते बच्चे लेके? SDM अपने बच्चे लेके हमारे साथ आके टेंटों में 2 दिन छोड़ के सो जाए, हम उसको बोलेंगे वाकई सही बात तो है। आपका हमने देखा है कि काफ़ी जो सियासी लीडर हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी, और ये मंजूर वसान का इलाका है, तो आप किसी ने आपका कोई मुतालबा मंजूर साहब की तरफ से कोई आया है? अच्छा, नहीं आया। एक दिन मनोज साहब आया था, एक थैली दे के चला गया है, वो 8 दिन हो गए, उसके पास कोई नहीं आया। बाद पीपल्स पार्टी, ये मुस्लिम लीग का इलाका है, मीर साहब का, मीर साहब के एरिया में पीपल्स पार्टी का आना मनो है। जहाँ पे उनके बंदे होंगे पीपल्स पार्टी के, उनके अपने बंदे होंगे, वो खाना वाना, दवाई, तंबू, टेप, हर चीज़ उधर देंगे। हमारे पास यहाँ मीर साहब के इलाके में कोई पीपल्स पार्टी का बंदा ना देगा। आप ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो हुकूमत मदद उन मुतासरीन की कर रही है कि जो उनके अपने इलाके हैं, अगर वो पीपल्स पार्टी का वोटर नहीं है तो उनकी इमदाद वो नहीं कर रहे? नहीं करे, हम नहीं है ना सर, हमें देते ना, हम किसके भी हैं, बगैर इंसान तो है ना, डूबे हुए तो है ना। पार्टी को छोड़ो सर, पार्टी की बात नहीं, ये डूबे हुए हम। चले आप और लोगों से भी बात करते हैं। तो ये जो बात कह रहे हैं, आप बताएं, ये बात सही कह रहे हैं? साथ भी गए, वसान के साथ भी गए उधर गाँव, उधर किसने किया, तड़बड़ करके अंदर गाड़ी घुरा के, अगर गाड़ी से बैठ जा, चला गया हरा, हम उधर ही इसके दर से बैठे रहे थे। वो जो चला गया था हम भी चले आए। असा कहता तू क्या देगा, देगा तो अल्लाह देगा, पर तुम अपने लोग को बस देते हो। वो जो को भी सारा सामान आता है वो भी उधर अपने को देता है, हमारे को नहीं देता है। हम गए, हाँ हम गए उधर भी नहीं मिला, इधर भी नहीं मिलता, तो हम कहाँ बनी? घर पे भी नहीं मिला उनके साथ, उधर घर नहीं है, रहने के लिए टेंट नहीं मिलता है। वो कहते इधर आओ, इधर आओ, तो ये हालत है हमारी। गवर्नमेंट का मालूम, अगर कहो अगर अन्या भी उधर बच्चे हमारे बीमार हैं घर पे, तुम देखो सारा तो गांव देखो हमारा का शय नहीं हमारे साथ रही। इतना पानी है, घर गिरे नहीं मानी, नहीं घर गिरे हुए, आप चले हमारे साथ, घर देखिए इतना पानी है, घर गिरे हुए, छतें नहीं है, बच्चे कहाँ बिठाएं, कहाँ सुलाएं, पानी में सुलाएं। मच्छर इतने हैं जुल्म के, 7 बच्चे, किसके 5 बच्चे, किसके 8 बच्चे, एक मच्छरदानी में 7-8 बच्चे सोएंगे। हम बच्चे कहाँ सुलाएं, हम कहाँ सोएं? पानी नहीं है, खाना नहीं है, हमारा जो कुछ भी था, मजदूर आदमी, हम कोई फैक्ट्रियों के मालिक तो नहीं है सर, मजदूर हैं। चले अब आप बताएं कि अब मुतालबा क्या है? अब आपका ज़ाहिर है कि हालात तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बड़े ख़राब हैं। ये बेचारी 3 साला जो बच्ची है वो भी जहाँ भाग हुई है, तो अब आप एहतजाज भी कर रहे हैं, इसको दफना नहीं रहे, तो मुतालबा क्या है आपका? हम आज नहीं दफनाएंगे जब तक आप नहीं करेंगे। सर आप मसला हल करो, अभी ये ऐसे नहीं हो, कल कोई और बच्चा मरे सर, इन लोगों को खादों मिले सर, कोई राशन मिले, जहाँ बच्चों को हम अपने बना के खिलाए ना सर।
ऐसे नहीं आज ये फोत गए हम इसको लेके दफन गए, कल कोई और हो जाए सर, होगा कल कोई और फोत हो जाए, हम होगा। कल उसको दफन, ऐसे नहीं हम एक करके सारे फोत हो जाएं। बस। फिर पहले हम लोगों को आके मारे। मुन्ना वसान के पास जाते हैं, वो कह रहे हैं भाई पानी निकालो, अब पानी का मसला है, पानी निकालो। किसी को 100 रुपए दे के, किसी को 200 दे के मुन्ना साहब चले जाते हैं गाड़ी में बैठ के, जाते हैं किसी के पास, वो खले मार के हमें निकाल देते हैं। अभी मेरा सेको मोटर चला गया, वो भी नहीं दे रहे थे। एसओ साहब ने एक सरकारी कैंप आए थे, मैं उसके पास गया था कैंप लेने, उन लोगों ने नहीं दिया। वो कैंप मैंने एक लेके गया जाया था, मेरा नया सेको मोटर लेके मैं सारा दिन मेरा उन लोगों ने जेल में डाला है, जेल में डाला है, सारा दिन में जेल में रहा सर। मेरा एक सेको मोटर नया मार्ट CD 19 वो लेके गए, अभी तक उन लोग नहीं दे रहे हैं। जा रहा हूँ एसओ साहब के पास, कह रहे मैंने लेके गया, मेरे पास आ गया, मैं आपको चालान करके भेज दूंगा, मेरे पास नहीं आ जाओ। चलें, ये लोगों की बातें आपने सुनी। कोट डीजी का इलाका है, खैरपुर डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर इमदाद तो अगर आप देखें तो जो बैन अवी बिरादरी है, रोज़ हम देख रहे हैं कि जहाज़ के जहाज़ भरे हुए सामान के साथ आ रहे हैं। जो मुखय्यर हजरात हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भी बहुत बड़ी जो इमदाद कर रहे हैं। लेकिन सिंध के इस इलाके में कम से कम हमने देखा है कि अभी तक कोई इमदाद इन लोगों तक नहीं पहुंची, और आप देख भी सकते हैं कि उसके नतीजे में इन लोगों का कहना है कि भूख और प्यास की वजह से यहाँ पे अब कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया भी हो रही हैं। 3 साला बच्ची जहाँ बाक हो चुकी है, और भी बच्चे हमने देखे जो काफ़ी बीमार और कमज़ोर वो लग रहे थे, और बड़ी एक वर्स्ट सिचुएशन है। और ये हुकाम बाला के लिए भी मेरे ख्याल में एक आई ओपनर होना चाहिए, एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि अगर इतनी इमदाद बाहर की दुनिया से भी आ रही है, पाकिस्तान के अपने लोग भी मदद कर रहे हैं। हमने एक नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन सेंटर भी बनाया है, और अभी तक इन तक इमदाद नहीं पूछे। और जो सबसे सितम ज़रीफ़ी की बात है कि इन लोगों ने मुझे ये भी बताया कि यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपने मीडिया के साथ अपनी शिकायत, हमारी शिकायत लगाई या कुछ उनको ये बताया, तो फिर हम आपको यहाँ से भी चलता करेंगे, यहाँ से भी आपके कैंप उठा देंगे। तो ये मेरे ख्याल में हमारे यहाँ इंसानियत लगता है ख़त्म होती जा रही है। मतलब अगर हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं, मतलब कोई इतना कोई मुश्किल एरिया नहीं है, दो के काफ़ी इलाका यहाँ पे सैलाब से मुतासर है, लेकिन हम अगर पहुँच सकते हैं तो ये जो सरकारी इदारे हैं, जो बाकी इदारे हैं, उनके लिए पहुँचना कोई नामुमकिन नहीं है। तो कम से कम इतनी इनके साथ ट्रेजेडी है, कोई लोग आके इनकी बात तो सुन लें, इनके मुतालबे तो सुनने को बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है। मतलब आपके पास अल्फाज मेरे ख्याल में ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जो हमारा प्रोग्राम है, ये जो फ्लड स्पेशल हम कर रहे हैं, वो जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर प्रोग्राम द रिव्यू में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खजूर की एक फैक्ट्री के अंदर। ये ज़िला खैरपुर है, सिंध में वाक़या, और खैरपुर की अगर बात करें तो पाकिस्तान में जो 80% खजूरें पैदा होती हैं वो इसी ज़िले में पैदा होती हैं। इसी वजह से आपको इस तरह की जो फैक्ट्रियां हैं खजूर की, वो खैरपुर के अंदर लातादाद नज़र आएंगी। 40-50 के करीब इस तरह की फैक्ट्रियां मौजूद हैं। तो ब्रेक से पहले भी जैसे हम तस्करा कर रहे थे कि ये जो सैलाब आए हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है लोगों के घर तबाह हुए हैं, लोगों का जो रोज़गार है वो छिना है, और जो सबसे बढ़कर बात कि जो खजूर की पैदावार है उसमें भी ख़ातिर ख़्वा कमी वाक़ हुई है। ज़ाहिर है जो इतने अरसे से बारिशें होती रहीं, उसकी वजह से जो खजूर की फसल है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि मैं जिस फैक्ट्री में मौजूद हूँ, यहाँ पर ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, जो काम करते हैं। और नॉर्मल हालात में ये जो गोदाम आपको ये फैक्ट्री नज़र आ रही है, ये खजूरों से भरी नज़र आती थी आपको, लेकिन क्योंकि सैलाब की वजह से फसल जो है वो उस तरीके से नहीं हुई, तो आपको यहाँ पे लेबर भी कम नज़र आ रही है, और उसके साथ साथ जो आप खजूर जो है उसकी पैदावार भी आपको उसमें कमी नज़र आती है। अब जाहिर है कि ये जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, लोगों के घर तो तबाह हुए, अब लोगों का जो मुआश है अगर वो भी छिन जाएगा तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये खजूर की जो प्रोडक्शन है खैरपुर, उसके लिए कितना अहम है, और ये जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, इससे कितना नुकसान हुआ है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद बशीर आराई साहब मौजूद हैं, जो कि सदर हैं जो खजूर मंडी है खैरपुर की, और सदर भी हैं जो खैरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। तो बहुत शुक्रिया बशीर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम द रिव्यू में। सबसे पहले तो ये बताएं कि हमें ये तो पता है कि पाकिस्तान दुनिया में 5वां बड़ा मुल्क है जहाँ पे खजूर पैदा होती है,
खैरपुर जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यहाँ पे खजूर पैदा होती है। सबसे पहले तो ये बताएं, जो सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं, कितना नुकसान हुआ है खजूर की फसल को? जैसे ये मानसून शुरू हुई है, यानी ये एडवांस में इस साल जो मानसून शुरू हुई एडवांस में शुरू हुई, और एडवांस में शुरू होने की बना पे तो हमारी जो 80% हमारी जो पैदावार है उसका 80% जो हिस्सा है वो बिल्कुल तबाह हो गया है, और जो 20% पीछे बचा है उसमें से भी 5 से 7% जो डैमेज है, यानी क्वालिटी उसकी वो हम मेंटेन नहीं कर सक रहे। अब मसला ये है कि अब हमारा जो अरबों रुपए का बिजनेस था, बाहर हमारे मतलब सौदे होते हैं, हमारा इंडिया में जाता है, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चाइना, मुख्तलिफ ममालिक में हमारी एक्सपोर्ट है। हम ट्रेडर के साथ एक्सपोर्टर भी हैं, तो इससे हमारी जो 35 से 40 अरब रुपए की एक्सपोर्ट है वो भी आप ये समझ लें कि 20% में रह जाएगी, 80% वो भी ख़त्म हो जाएगी। हमारी मईशत खैरपुर की जो है वो समझो डूब चुकी है। इसलिए हम जो मतलब ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी ना किसी तरीके से या गवर्नमेंट हमारी कोई हेल्प करे कि ये जो हमारा यहाँ का ग्रोर है। साहब, आपने तो ये बड़ा कह लें कि एक ख़तरनाक खबर सुनाई है कि तकरीबन 80% इस दफ़ा जो पैदावार है खजूर की वो कम होगी, और 30 से 35 अरब रुपए जो हम सालाना एक्सपोर्ट करते हैं खजूर वो नहीं कर पाएंगे। लोकल भी हमारी बड़ी डिमांड होती है, ख़ास करके रमज़ान के महीने में। तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान में जो अगला रमज़ान आएगा उसमें एक तो खजूर की डिमांड, एक तो खजूर मिलेगी कम, और दूसरा उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। जी, आपने ये सही फरमाया। मतलब इस दफ़ा जो खजूर तो बिल्कुल रमज़ान के लिए बची ही नहीं है। जो खजूर बची है, जो हमारी ये फैक्ट्री यहाँ पे काम करती हैं, जो उन्होंने परचेज़ की है, उसमें भी अभी आप ये देखेंगे कि वहाँ कीड़े चल रहे हैं, यानी कि वो अब मैं तो ये समझ रहा हूँ कि वो पता नहीं वो कैसे एक्सपोर्ट होंगी। तो अब हमें जो खजूर रमज़ान के लिए जो हमारी सबसे ज़्यादा यहाँ डिमांड होती है रमज़ान शरीफ में, तो उसके लिए भी सारी ये खजूर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। हम एक्सपोर्ट तो नहीं कर सके, लेकिन उसके लिए भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जिससे हमारे ज़र मुबादला ज़ाया होगा। बहरहाल ये नुकसान कम हो सकता था अगर ये गवर्नमेंट इसमें कुछ अब ये मैं कथा कलामी हो रही, ये जो अभी आपने बात की है कि ये नुकसान कम हो सकता था। अब हमें तो ज़ाहिर इस्लामाबाद से हम आए हैं, हमें ये बताया जाता है कि ये जो इस दफ़ा बारिशें हुई हैं, 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है, और इतनी ज़्यादा बारिशें हैं कि ये शायद किसी के बस की बात नहीं थी कि इतने नुकसानात से बचा जा सके। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इन नुकसानात से बचा जा सकता था। आप इस ज़रा एरिया में रहते हैं, तो आप बताएंगे कि कैसे बचा जा सकता था अगर इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही थी तो? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जैसे कि महकमा मौसमियात ने 3 माह पहले हाई अलर्ट किया था कि इस दफ़ा यानी पहले से ज़्यादा मानसून और बरसातें होंगी, और हमारी पोजीशन ये है कि ये इससे ऐसे बचा जा सकता कि हमारे जो सेम नाले हैं जिन पे ये मतलब पानी निकाला जा सकता है, वो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि वो नड़ा कहते हैं हम अपनी ज़बान में उसको, वो बिल्कुल निकले हुए हैं। हमारी गवर्नमेंटें क्या करती हैं, उनका हर साल बिल तो बनता है कि नड़े ये हमने वो सेम नाले साफ़ कर दिए, लेकिन यहाँ पे कभी भी कोई काम नहीं हुआ। वो सेम नाले ऐसे पड़े हुए हैं। अब वो पानी जो बागों में खड़ा हुआ है, अगर वो पानी के निकालने के लिए हमारा सीवरेज का सिस्टम सही होता, हमारे जो गोदाम डूबे हैं ये ना डूबते, हमारी मार्केटों में पानी ना खड़ा होता, तो ये इससे बचा जा सकता था। अगर 100% नहीं तो 50-60% हम बच सकते थे। ये मसला है कि अगर हम ये इसका मतलब ये है कि कोताही यहाँ पर लोकल इंतजामिया और जो सूबाई हुकूमतें उसकी नजर आ रही है। अच्छा, अब ये बताएं कि चलें, समझ लो हमारे जो लोकल सियासतदान समझ लो, या हमारे मतलब जैसे प्राइम चीफ मिनिस्टर सिंध समझ लो, या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान समझ लो, ये तो अपनी जंग में लगे हुए हैं। चलें, अब मुझे ये बताएं, अब तो नुकसान तो हो गया लोगों का, मतलब आपका भी इतना बड़ा नुकसान हुआ, लोगों के घर तबाह हो गए, कीमती जानें भी ज़ाया गई। अब यहाँ से ज़ाहिर है एक ज़िंदगी का आप कहते हैं रुकती तो नहीं है, आपका क्या मुतालबा है कि क्या करना चाहिए कि कम से कम ये जो खजूर की इंडस्ट्री को इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसका कुछ अजाला हो सके? अब इसको सहारा देने के लिए गवर्नमेंट के तावन की इंतहाई ज़रूरत है, और गवर्नमेंट अगर ग्रोअर्स के साथ तावन नहीं करेगी तो ग्रोअर आइंदा बाग कैसे उठाएगा और कैसे उसको मतलब फसल अपनी तैयार करे और कैसे मार्केट में लेके आए। ऐसे ही ट्रेडर्स है जो अरबों रुपए ग्रोअर को देता है, उसका भी पैसा डूब गया। अब जो ट्रेडर्स है वो जब तक गवर्नमेंट उसकी सपोर्ट नहीं करेगी, ट्रेडर को सपोर्ट नहीं देगी, और कुछ नहीं, चलो जो शरह सूद पे जो मिलता है उनको लोन मिलता है,
कम अज़ कम उस पर रियायत की जा रहा है। अव्वल तो मैं तो ये कहता हूँ कि उसको ज़ीरो पे लेके लिया जाए, कि वो हमारे जो ट्रेडर से या ग्रोवर से उसको न लिया जाए, क्योंकि अगर वो मतलब अगर ये गवर्नमेंट तावन करती है तो हम दोबारा स्टैंड हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी मईशत है खैरपुर की। मैंने आपको पहले अर्ज कर चुका हूँ कि 35 से 40 अरब की तो हमारी एक्सपोर्ट है, और हमारे जो मतलब यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, उन्होंने एडवांस में सौदे किए होते हैं। बाहर की जो बुरून ममालिक है, जहाँ के 15-20 ममालिक में हमारा माल जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो ख़रीदार है इंडिया है, जहाँ के हमारी छुआरे की कुल प्रोडक्शन का 80% तो वहाँ एक्सपोर्ट होता है। एडवांस में हम सौदे कर लेते हैं कि बाबा ये फसल आएगी तो इसमें 10 कंटेनर, कोई 20 कंटेनर, कोई 50 कंटेनर ऐसे। अब जब ये फसल ही तबाह हो गई, अब उनमें मतलब बड़े फड्डे पड़ेंगे, यानी आगे वाले जो लोग हैं वो तो माल की डिमांड करेंगे, बाबा हमारे साथ आपका सौदा है, माल दो। माल कहाँ से आए? माल तो तबाह हो चुका है, और जो है भी वो भी क्वालिटी सही नहीं है। बशीर साहब, बिल्कुल आपकी जो बात है वो यकीनन जो इक़्तिदार के ऐवानों तक और जो हुकाम बाला है उन तक पहुँचेगी, और ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कैसे सैलाब की वजह से लोगों के मुआश तबाह हो रहे हैं। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जो ख़वातीन इस वक्त मौजूद हैं, ये चंद सौ रुपयों दिहाड़ी पर काम करती हैं, और जाहिर है कि जब खजूर की प्रोडक्शन इस साल नहीं हुई तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि इनकी जो मजदूरी है वो भी इनको नहीं मिल पाएगी। तो ये एक और मेरे ख्याल में चैलेंज होगा। तो यकीनी तौर पर ये जो हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अब किस तरीके से ऑलरेडी ये लोग इतने मुश्किलात में हैं कि इन लोगों को किसी तरीके से मुश्किलात से निकालें और फिर इनको एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए इनकी मदद फराहम करें। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जो हमारा द रिव्यू का खुसूसी प्रोग्राम है सैलाब ज़दा इलाकों से, वो जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप ये द रिव्यू का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं सैलाब ज़दा इलाकों से, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंबर शदाद कोट। ये सिंध का एक ज़िला है और उन 23 अजला में शामिल है जो सैलाब की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। जो मेरे पीछे आप ये मनाजिर देख रहे हैं, यकीनन आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये कोई बहुत बड़ी झील है, या इवन आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे समंदर है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बुनियादी तौर पर मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये चावलों के खेत थे, लेकिन एक बाकायदा तौर पर ये एक झील और आप कह सकते हैं एक समंदर की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। जो गैर मामूली बारिशें पूरे पाकिस्तान और ख़ास करके सिंध में हुई हैं, उसके नतीजे में आप देख सकते हैं कि हद निगाह में आपको सिर्फ पानी नज़र आ रहा है। और यकीनी तौर पर ज़ाहिर है कि हमारा जो कैमरा है वो पूरी आपको एक पिक्चर दिखा नहीं सकता। मेरे राइट साइड पे भी पानी है। अगर आप रोड के दूसरी तरफ चले जाएं तो आपको सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। और ये मंज़र इतना आप कह सकते हैं कि ख़तरनाक है कि हम क्योंकि सक्खर से आ रहे हैं, और सक्खर से जब हम शदाद कोट की तरफ आए तो तकरीबन जब रतो डेरों से हम जब आगे आए तो तकरीबन ये 50-60 किलोमीटर का जो ये रोड थी, इस रोड के दोनों अतराफ बिल्कुल ऐसे मनाजर थे, पानी के अलावा आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और इतनी ज़्यादा तबाही है कि मेरे ख्याल में ना तो यहाँ पर लोगों की इतनी तवज्जो है, और जब हम यहाँ पे पहुँचे भी तो सबसे जो तकलीफ दह बात है, एक तो यहाँ पर मीडिया शायद उस तरह से यहाँ पे पहुँचा ही नहीं है। जैसे ही हम पहुँचे, जितने जो मुतासरा लोग थे उनको ये लगा कि शायद मीडिया पे हमारी खबर चलेगी तो हुकाम बाला तक कोई बात पहुँचे, जो सबसे परेशान कुन बात है। वैसे तो हमें नज़र आ रहा है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की इस वक्त मदद कर रही है। हम जो हमारी वफाकी हुकूमत है, जो सूबाई हुकूमतें हैं, सिंध की हुकूमत है, बहुत बड़े दावे भी कर रहे हैं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब मुख्तलिफ़ अज़ला के दौरे भी कर रहे हैं। वो शदाद कोट भी आए थे और उन्होंने मुतासरीन में चेक भी तकसीम किए, इमदाद भी तकसीम की। लेकिन कम अज़ कम जहाँ जहाँ हम गए, 100 किलोमीटर का एक पैच होगा, रोड के दोनों अतराफ हमने मुतासरा लोगों को देखा। नंबर 1, हमें तो एक जगह पे भी ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आई जहाँ पर हुकूमत की तरफ से किसी को कोई खैमा प्रोवाइड किया गया हो। पूरी इस रोड के ऊपर हमें ना तो कोई एक हुकूमत की तरफ से, जो सूबाई हुकूमत है यहाँ पे सिंध की, उनकी तरफ से कोई रिलीफ कैंप नज़र आया, ना हमें कोई यहाँ पर मेडिकल कैंप नज़र आया,
ना यहाँ पर साफ़ पानी की सहूलत है, ना यहाँ पर कोई किसी को गाइड कर रहा है। अगर जो भी है तो सिर्फ अपनी मदद आप के तहत लोग यहाँ पर जो बचा कुचा जो भी सामान है उससे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और जितना टाइम हम यहाँ पर रहे, पूरा हमने दिन यहाँ पे गुजारा, हमें कोई एक्टिविटी किसी जगह पे भी नज़र नहीं आई जहाँ पर कोई MNA, कोई वज़ीर, कोई MPA किसी जगह पे नज़र आया हो कि वो सैलाब मुतासरीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए ही बिल्कुल नज़र नहीं आया। और ये वो इलाका है, ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद से बहुत दूर है, कराची से बहुत दूर है, और शायद मीडिया में भी इसीलिए बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता। बहुत सी दूसरी जो सियासी खबरें हैं उस पर तवज्जो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अनबिलीवेबल किस्म की तबाही है। मतलब आप बयान नहीं कर सकते जिस किस्म की जहाँ पे इस वक्त हालत है, सिवाय इस सड़क के और कुछ जो ड्राई पैचेस हैं उसके अलावा आपके पास कोई जगह नहीं है इन लोगों के लिए अपने आप को बचाने के लिए। और ऊपर से आप यकीन नहीं कर सकते कि इतनी शदीद गर्मी है कि अगर आप 10-15 मिनट यहाँ पे रुकें तो मैं आप यकीन से कह सकता हूँ कि आप बेहोश हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा यहाँ पर अब गर्मी है। बारिशों का सिलसिला तो रुक गया है, लेकिन अब गर्मी जो है, और गर्मी के नतीजे में ये पानी खड़ा हुआ है। जो मुतासरीन हैं उन्होंने हमें बताया कि रात के वक्त, दिन के वक्त भी, रात के वक्त जिस तरह से यहाँ पे मच्छर, गंद और ये जो पानी, क्योंकि खड़ा पानी है, यहाँ पर हमने देखा कि जो कई जानवर हैं वो भी ज़ाहिर है कि इसमें मर गए, और उसकी वजह से अब जो ताफून है, जो बदबू है, वो इस पूरे इलाके में फैली हुई है। तो बहुत ही अबतर हालात हैं, और मुझे समझ नहीं आती कि जो इस्लामाबाद के अंदर या जो कराची के अंदर जो सिंध की भी हुकूमत है, वहाँ पे तो हमें ये बताया जाता है कि जी बहुत भरपूर तरीके से इन लोगों की मदद की जा रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड एटलीस्ट हमें यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं नज़र आ रही। और लोगों ने बल्कि हमें ये भी बताया कि क्योंकि अब गंदा पानी पीने की वजह से लोगों के अंदर बीमारियां भी फैल रही हैं। और एक जगह पे हम जब गए तो उन्होंने ये भी हमें बताया कि कम से कम एक हफ्ते के दौरान ये गंदा पानी पीने से 3 बच्चे वहाँ पे जहाँ भाग भी हुए हैं। तो ये हमारा हाल है, आप देख सकते हैं। और ये जो मनाजिर हैं, आप बेशक जो आना चाहे वो खुद आके देख सकता है कि ये पूरा, अगर आप शादात कोट आ रहे हैं, सक्कर से आप आते हैं, तो जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे आपको इस मंजर के अलावा और कुछ नज़र नहीं आएगा। लोगों के घर तो तबाह हुए ही हैं, लेकिन लोगों का मुआश भी छिन गया है, क्योंकि यहाँ पर चावल की फसल काश्त थी, और चावल की फसल जो है अब तो वो पानी में बह गई है, और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और मेरे ख्याल में अल्फाज जो हैं वो आपके पास कम है कहने के लिए जिस बड़े पैमाने पर जहाँ पर तबाही हुई है। और क्या कहा जा सकता है, जो हम खैरपुर ज़िले में गए थे, कोट DG, वहाँ पे भी आपको जो दर्दनाक एक स्टोरी सुनाई कि कैसे एक 3 साला बच्ची जो है पानी और खुराक ना मिलने की वजह से वो जहाँ भाग हो गई। लेकिन उसमें एक पेशरफ ज़रूर हुई कि हमारे वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के जो DIG हैं, वहाँ की जो मकामी पुलिस है, उन्होंने कम से कम, उनको ये तो ख्याल आया, उन्होंने कार्रवाई की। बेशक ये आप फुटेज देख भी सकते होंगे, जो उन्होंने वहाँ पर फिर लोगों को वहाँ पर जो मौजूद थे उनको राशन पहुँचाया, और उनको जो है वो इमदाद भी फराहम की। और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया मीडिया का। ज़ाहिर है कि हम ही वहाँ पर गए थे, उसको हाईलाइट किया कि मीडिया के हाईलाइट करने की वजह से वो लोगों तक इमदाद पहुँची। बट ये वो तरीका नहीं है। अगर हम पहुँच सकते हैं, कोई ऐसा एरिया नहीं था कि जहाँ पे आपकी गाड़ी ना जा सके, आप खुद ना जा सकें। अगर हम जा सकते हैं, इस्लामाबाद से हमने ट्रैवल किया, तो यहाँ पर जो मकामी आबादी है, मकामी जो इंतज़ामिया है, इनको तो हर इलाके का चप्पे चप्पे का पता है, तो इनके लिए इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो हम पता नहीं क्यों एक साने का इंतज़ार करते हैं और फिर उसके बाद रद्द-ए-अमल देते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, और शायद ये कई सालों तक लोगों को लगे इस बहाली के काम में। और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि इस इलाके में जो इलाके मैंने यहाँ पर सफ़र किया, तो मुझे यही अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर तो पहले ही बहुत ज़्यादा गुर्बत है। इवन बारिशों से पहले, सैलाब से पहले लोग बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे थे, और इन बारिशों के नतीजे में जो सैलाब आए, जो तबाही आई, उनका तो मेरे ख्याल में बिल्कुल
اب مستقبل جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. وہ سڑکوں پر آ گئے ہیں ان کا اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں حکومتیں جو ہیں وہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو, دعوے تو بڑے بڑے کر رہے ہیں لیکن زمین پر اگر آپ دیکھیں تو ابھی تک لوگوں کو اس طرح کی امداد نہیں پہنچی. جیسے میں دوبارہ آپ سے کہوں گا کہ اس پوری جو سکھر سے لے کے شہادات کوٹ میں جو ہمارے دائیں بائیں سڑکوں کے اوپر ایک بہت بڑی آبادی ہمیں نظر آئی جو ٹیمپریری شیلٹر لیے ہوئے تھی. ایک جگہ پہ بھی ہمیں ایسا نظر نہیں آیا کہ ان کو کسی حکومت کی طرف سے کوئی خیمہ مہیا کیا گیا ہو, کوئی میڈیکل کیمپ ہو, کوئی ریلیف کیمپ ہو. یہ تو حالت ہے. تو لیٹس سی کہ یہ ہماری جو آواز ہے وہ حکام بالا تک پہنچے گی تو وہ ان لوگوں کی مدد کریں, ان کو جینوئنلی مدد کی ضرورت ہے. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.